दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के फिजिक्स के अध्याय फर्स्ट वैद्युत आवेश क्षेत्र एवं द्विध्रुव का पार्ट 3 लेकर आया हूँ और इसमें आज कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और चर्चा की जाएगी। जैसे कूलाम के नियम में कुछ बातें और रह गई थी जिनको जानना जरूरी है। बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और साथ ही साथ कूलाम के नियम का महत्व और अन्य सभी बातों को उसमें जाना जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो इससे पहले का पार्ट 2 वीडियो था उसमें आप लोग कुछ दिक्कतें हुई थी। आपका लेख जो है छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहा था, कुछ कमेंट्स आ रहे थे ऐसा मुझको। तो आप लोग जो है उसी चीज को जो है यहाँ पे एक बार फिर से लिखा गया है पार्ट 2 वाले वीडियो को, लेकिन उस लेक्चर को आपको सुनना जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सी बातें आपको बताई गई है और इसमें मैं बस इसको जो है नोटबुक के तौर पर इसको जो है दे दिया हूँ और इसको एक बार बोल दूंगा, आप लोग इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों, मैंने उसमें बताया था यही कि मूल आवेश किसे कहते हैं। मूल आवेश प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को उस मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में जो पाया जाता है सबसे सूक्ष्म आवेश उसको मूल आवेश कहते हैं। और मूल आवेश का मान कितना होता है तो आप लोग बताएंगे कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही मूल आवेश कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश इतना के बराबर होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला अन्य आवेश जो होता है वो मूल आवेश का ही पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकृति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को छोड़कर जो अन्य आवेश पाए जाते हैं सब कहीं से न कहीं से इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ही बने होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब डाटी से 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आगे हो सकता है। अब जो है एक अगला इसका नोट्स ये दिया गया था कि यदि किसी चालक में, चालक आप लोग जानते हैं इसमें धारा बह जाए, यदि किसी चालक में I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित हो रही हो तो प्रवाहित आवेश Q = Ne = IT होता है। और साथ ही साथ मैंने दोस्तों बताया था कि आवेश एक अदिश राशि है, इसको याद रखेंगे। आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम होता है और सीजीएस पद्धति में मात्रक स्थैतिक कूलाम होता है। 1 कूलाम 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम के बराबर होते हैं। इतनी बातों को आपको नोट दिमाग में जो है रखना होगा, नोट करना होगा। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर की दृष्टि से, कूलाम का नियम। मैंने दोस्तों बताया था ये कि कूलाम ने जो अपना नियम दिया था वो किसके संबंध में दिया था, तो आवेशों के संबंध में अपना इन्होंने नियम दिया था। कब दिया था? 1785 ईस्वी में दिया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और मैंने ये भी बताया था कि न्यूटन ने तो अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था उसमें उन्होंने 2 पिंड को लिया था और यहाँ पर m1 m2 था और बीच की दूरी r थी। पार्ट 2 वाले वीडियो को आप लोग देखेंगे ध्यान से, तब आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो Q1 और Q2 ये जो है 2 आवेश उन्होंने ले लिया। कौन? कूलाम ने। Q1 और Q2 2 आवेश ले लिया और ये दोनों एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर थे। जब ये दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल होगा, यानी ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जब एक प्लस और एक माइनस रहेंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी आकर्षण का बल हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 2 आवेशों के बीच में कैसा बल लग रहा है? आकर्षण बल भी लग रहा है और प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है। तो कूलाम का नियम का ये वाक्य है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस पूरे वाक्य को इस लाइन में लिखा गया है कि दोनों के बीच जो लग रहा था बल F उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का यह चिन्ह है तो अनुक्रमानुपाती हो गया समीकरण नंबर 1। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाए तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में r² हो गया और यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन
जीरो के Q1 Q2 में आर Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर हो गया। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो ये वाला जो अनुक्रमवाती का चिन्ह था तो इतना आया था एक्स्ट्रा, तो इसमें से 1/4πε0 एक नियतांक है तथा के जो है क्या है, परावर्तांक है। साथ ही साथ दोस्तों 1/4πε0 का मान भी आपको याद रखना होगा कि 9 × 10 के पावर 9, ये तो आपको याद रखना होगा, ये तो आपको निकल जाएगा क्योंकि जो है इसका मान बस निकालना है। तो इसको उधर लिखेंगे तो F(r²) बटे में Q1 Q2 हो जाएगा, यानी मिल जाएगा F का मतलब कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये 1/4πε0 का मान होता है। अब वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान हमेशा 1 होता है, तो सूत्र परिवर्तन होकर आ जाता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो दोस्तों ये था पिछले लेक्चर की कुछ बातें। आज के लेक्चर में हम जो बातें बताएंगे आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। आज का जो चलेगा टॉपिक, ये कूलम के नियम से ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें चलेंगी। जैसे ε0, एक नोट अभी मिला था 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 1/4πε0 का मान 9 × 10 के पावर 9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। यानी अभी एक चीज मैंने बताया कि 1/4πε0 का मान 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये मान बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जब इसका मान इतना होता है, इसमें जहां ε0 वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहां ε0 वायु निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है, तो वैद्युतशीलता का भी मान इसमें पूछता है। तो आप लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि 1/4πε0 बराबर जब इतना है, तो बस 1/ε0 हम लोग करेंगे तो आएगा 9 × 10 के पावर 9 और एक 4π का गुणा हो जाएगा गुणे 4π, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। पूरा लिख दिया गया। बस क्या किया कि 1/4πε0 को बाएं पक्ष में रख दिया और 4π का इधर गुणा कर दिया, 9 × 10 के पावर 9 गुणते 4π न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 बराबर अगर किया जाए तो 9 × 10 के पावर 9 गुणते 4 गुणते 3.14 इसको रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमको वैद्युतशीलता का मान निकालना है तो ε0 को ऊपर ले जाना होगा, तो यानी ε0 बराबर हो जाएगा 1 में 9 × 4 गुणते 3.14 गुणते 10 के पावर 9। तो ये भी ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा बटा वाला, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अर्थात जब इसको हल करेंगे तो एक मान फिक्स होता है, गुणा करेंगे तो 8.85 गुणते 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कूलम के नियम से 2 नोट्स मिला है, जिसको आपको गौर करना होगा कि 1/4πε0 का मान 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, जबकि जहां ε0 वायु व निर्वात की वैद्युतशीलता है और 1/4πε0 का यहाँ से वैद्युतशीलता का मान निकालने चले तो 1/4πε0 बराबर 4π का गुणा हो जाएगा तो 9 × इतना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वैद्युतशीलता का मान, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है, तो बताएंगे 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। या कभी कभी ये भी पूछता है कि 1/4πε0 का मान क्या होता है, तो बताएंगे 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे।
साथ ही साथ एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें नोट आता है, जिसको आपको जो है गौर करना होगा। ये नोट जो है बहुत अच्छा नोट है। एक और कि एप्सिलॉन जीरो की बीमा मात्रक तो आप लोग बता देंगे। एप्सिलॉन जीरो की मात्रक एवं बीमा। तो दोस्तों मात्रक तो आप लोगों को क्लियर हो गया वहीं से। मात्रक इसका क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर मात्रक होता है। तो बीमा क्या होता है, इसकी बीमा बहुत गौर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है 1 नंबर में कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक एवं बीमा बताइए। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक जो है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और बीमा कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और आवेश की बीमा मैंने बताया था लेक्चर में पिछले कि होता है क्या, एटी। क्या होता है, एटी। आवेश की बीमा एटी। जब कूलाम का जो है एटी हो गया, आवेश का मात्रक जब कूलाम होता है तो कूलाम का एटी का स्क्वायर। और बल का जो है बीमा होता है MLT पर -2। ये कक्षा 11 में हम लोग पढ़े हैं। बल का बीमा होता है MLT पर -2। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं क्लास 11 का जो है बीमा का लेक्चर जो है दे रहा हूँ, वहां पर आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि जो है आपको बीमा क्लियर हो जाए। और ये मीटर स्क्वायर है, यानी लंबाई का है तो लंबाई का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर t का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और नीचे m और यहाँ पे यल पर 1 घात कुछ नहीं तो यल पर 2 घात और 1 घात कितना हो जाएगा, 3 घात यल का क्यूब, और t पर -2 और नीचे इसके घात कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा m पर -1, और ये यल जाएगा ऊपर तो यल पर -3, और ये t जाएगा ऊपर t पर +2, और पहले से ये a स्क्वायर t का स्क्वायर पहले से ये था ही था, तो इसको भी ऐसे नोट कर दिया गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा बीमा निकल गया m पर -1, यल पर -3 और t पर 2 2 4 और a का स्क्वायर। ये रहा आपका एप्सिलॉन जीरो का क्या, बीमा। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स है, इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, नहीं तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन अक्सर डाल दिया करता है एग्जाम में। तो बोर्ड पेपर की दृष्टि से कूलाम के नियम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको समझा दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी, यही उम्मीद करते हैं। अगर नहीं भी समझाए तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखना ताकि जो ये चीज़ें एक क्लियर हो जाए। हम चलते हैं अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर। इसमें एक बात हमने छोड़ा था, परावैद्युतांक को किससे दिखाते हैं, के से। वैद्युशीलता को किससे दिखाते हैं, तो एप्सिलॉन जीरो से। इसको याद रखेंगे दोस्तों। तो परावैद्युतांक की चर्चा हम लोग करेंगे अब। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के, इसकी चर्चाएं हम लोग करेंगे। परावैद्युतांक किसे कहते हैं। अच्छा, वैद्युशीलता किसे कहते हैं, वायु निर्वात की, एप्सिलॉन जीरो कहते हैं। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो परावैद्युतांक के को जो है हम लोग बताते हैं कि वायु किसी माध्यम की वैद्युशीलता, किसी माध्यम की वैद्युशीलता, किसी माध्यम की वैद्युशीलता, किसी माध्यम की वैद्युशीलता किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की वैद्युशीलता, वायु निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये छोटा सा परिभाषा है, इसको आप लोग गौर से देखेंगे।
छोटा छोटा सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया परिभाषा है, किसी माध्यम की वैद्युशीलता को अपसाइलन से बस दिखाते हैं, और वायु निर्वात की वैद्युशीलता को अभी मैंने बताया था कि अपसाइलन 0 से दिखाया जाता है। मैंने क्या बोला है दोस्तों, किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता को अपसाइलन से दिखाया जाता है और तथा वायु निर्वात की वैद्युशीलता को अपसाइलन 0 से दिखाया जाता है। तो आप सिंपल सा परिभाषा देंगे कि किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा वायु निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं, अर्थात परावैद्युतांक का सूत्र निकल गया, परावैद्युतांक के बराबर, अतः परावैद्युतांक के बराबर हो गया अपसाइलन बटे में अपसाइलन 0। एक बात गौर करेंगे दोस्तों, जब अपसाइलन रहेगा इसका मतलब कि किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता है, और जब अपसाइलन 0 रहेगा तो इसका मतलब वायु निर्वात की वैद्युशीलता है। दोस्तों ये बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। छोटा सा परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जैसा कि मैंने जब कूलाम का नियम दिया था तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताया, यानी हर एक टॉपिक के बाद मैं इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं ताकि आगे फ्यूचर में आपको कभी दिक्कत ना हो। तो मैं अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटों को आपको देने जा रहा हूं, जो आपको जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग देखेंगे। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट नोट, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट यही है कि वायु निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान हमेशा 1 होता है। मैंने अभी बोला था कूलाम के नियम में, वायु निर्वात के लिए जब वायु या निर्वात की बात आएगी, मैं बताऊंगा निर्वात क्या होता है, वायु क्या होता है, निर्वात कैसे बनाते हैं भी समझाया जाएगा। वायु निर्वात के लिए परावैद्युतांक, वायु निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। याद रखेंगे, वायु निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो वायु निर्वात एक माध्यम है, तो किसी अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। अन्य माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो एक बार एक क्वेश्चन आ गया था कि केरोसिन के तेल का जो है परावैद्युतांक कितना होता है, बहुविकल्पी था 0.5, 0.6, 0.9 और दिया था 6। इसका मतलब क्या हुआ कि सब 0 से नीचे है, 0 पॉइंट में है, इसका मतलब सब 1 से छोटा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, 6। अर्थात कहेंगे अगर विकल्प वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो 3 विकल्प ऐसे होंगे जिसमें मान जो है 1 से कम होगा, पॉइंटों में होगा, और एक मान जो है हमेशा 6, 7, 8, 10 कुछ भी करे तो वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो वायु निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है। एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा इसमें नोट दे दिया गया है, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। याद रखेंगे दोस्तों, अन्य माध्यम के लिए परावैद्युतांक मान हमेशा 1 से अधिक होता है, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अनंत होता है। इस चीज को आप लोग गौर से जानेंगे। तो ये रहा आपका जो है परावैद्युतांक के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फिर इसके बाद जो है दोस्तों आपको ये चीजें बताई जाएगी, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, मतलब कि पूरे फिजिक्स में बस इंपॉर्टेंट नोट जो है आपको दिया जा रहा है, जो आप लोग जो है गौर से देखेंगे। दोस्तों थोड़ा सा ये दिक्कत है यहाँ पर कि हमारा जो है YouTube पर जो वीडियो बनता है वो कम समय का होना चाहिए, तो लेंदी होगा तो आपको दिक्कतें होती है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ चीज़ों को। और इसके बाद जो है थोड़ी बहुत अभी भी जो है सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सही करूँगा और आपको वीडियो जो है हमेशा जो है अच्छे से जो है प्रोवाइड करते रहूँगा हमेशा। तो अब जो है हम लोग जो है कुछ चीज़ें और चलते हैं। कूलाम के नियम का महत्व, ये कूलाम का जो नियम था, कूलाम के
नियम का महत्व। कूलाम के नियम का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में? कूलाम के नियम का क्या महत्व है, इस बात को हम लोग बहुत गौर से देखेंगे। तो कूलाम के नियम का महत्व जो है कई हैं, जिसको मैं पॉइंट करके मैं बता देता हूं कि कूलाम का नियम का क्या क्या महत्व है। कूलाम के नियम का पहला महत्व यह है कि यह नियम परमाणुओं में उपस्थित, परमाणु में क्या क्या उपस्थित रहते हैं आप लोग जानते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो दोनों पर एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो पहला बात तो यही क्लियर हो गई, पहला इसका महत्व यही है कि यह नियम परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है, और इसी के कारण जो होता है परमाणु का अस्थायित्व बना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर वैद्युत बल न होता तो परमाणु का अस्तित्व नहीं होता। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, यह नियम परमाणुओं में उपस्थित यह नियम परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल की व्याख्या करता है, जिसके कारण परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है। तो कूलाम के नियम का पहला महत्व आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि यह नियम परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल की व्याख्या करता है, जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। बताइए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो परमाणु आपस में जकड़ा रहेगा कि नहीं जकड़ा रहेगा? तो वही यह नियम व्याख्या करता है, जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। इसका दूसरा जो है मुख्य पॉइंट यही है, यह नियम परमाणुओं के बीच भी वैद्युत बल की व्याख्या करता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल की तो व्याख्या करता ही है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल की व्याख्या तो करता ही है कूलाम का नियम, लेकिन परमाणुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल की भी व्याख्या करता है। यानी यह नियम परमाणुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बल की व्याख्या करता है। यह नियम परमाणुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बल की व्याख्या करता है, जिसके फलस्वरूप अणु का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप अणु का निर्माण होता है। अणु का निर्माण होता है। यानी पता है आप लोगों को कि दो परमाणु मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? अणु बन जाता है। तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल की तो व्याख्या करता ही है यह नियम, जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व रहता है। लेकिन 2-3 परमाणु अगर आपस में रहते हैं, उनके बीच भी कार्यरत वैद्युत बल की व्याख्या करता है कौन? कूलाम का नियम, जिसके कारण अणु का निर्माण होता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण इसमें जो है, इसका महत्व एक यह है कि यह नियम अणुओं तथा परमाणुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है। तीसरा इसका महत्व यह है कि यह नियम अणुओं और परमाणुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है, जिसके कारण ठोस तथा द्रवों की रचना होती है। तो यह नियम अणुओं तथा
अणुओं तथा परमाणुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है जिसके फलस्वरूप ठोस तथा द्रव की रचना होती है। तो दोस्तों, ये हम लोगों का जो है कूलाम के नियम के 3 महत्वपूर्ण जो है हम लोग क्या था, महत्व था। तो आज मैंने क्या बताया है, आप लोग गौर से इसको समझेंगे। 5 मिनट में चीजों को और क्लियर कर देता हूं कि कूलाम का जो नियम है, मैंने अभी कूलाम का नियम बताया था कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणोपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इससे एक सूत्र मिला था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R², और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और उसमें एक चीज और मिलती, परावैद्युतांक, और ε0 को हम लोग वैद्युतशीलता कहते थे, वायु निर्वात की। तो वैद्युतशीलता का भी मान मैंने बताया था कि 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद मैंने और महत्वपूर्ण बात एक बताई थी, परावैद्युतांक का परिभाषा, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो परावैद्युतांक का परिभाषा देंगे, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को बस आप साइलेंस से दिखाएंगे और वायु निर्वात की वैद्युतशीलता को आप साइलेंस 0 से दिखाएंगे। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक के बराबर होता है के एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन 0। वायु निर्वात के लिए परावैद्युतांक मान हमेशा 1 होता है, कि अन्य माध्यम के लिए परावैद्युतांक मान हमेशा 1 से अधिक होता है, और धातु के लिए परावैद्युतांक मान हमेशा अनंत होता है। साथ ही साथ कूलाम के नियम का महत्व मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व इसमें यह है कि यह नियम जो है, जो कूलाम का नियम है, ये परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल की व्याख्या करता है, जिसके कारण परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है। दूसरी बात, यह नियम कई परमाणु है उनके बीच भी वैद्युत बल की व्याख्या करता है, जिससे कारण अणु बनते हैं। और यही नियम अणु तथा परमाणुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल की भी व्याख्या करता है, जिसके कारण जो है ठोस तथा द्रव की रचना होती है। यह कूलाम के नियम का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। आप लोग इसको जो है गौर से इसको देखेंगे, समझेंगे। अगर नहीं समझ आया तो फिर एक बार वीडियो को देखेंगे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो, क्योंकि आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज भी अगर सेटिंग में कुछ दिक्कत हो रही हो तो उसको मैं दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फिर इसके बाद जो है मैं अगला पार्ट लेकर कल आऊँगा इसका जो है, ताकि आगे की चीज़ें और अच्छे से आपको बताई जाए। तो आप लोग पहले इसको बढ़िया से देखिए और इसको समझिए और नोट कीजिए। तब तक आज के लिए जो है बस इतना ही। धन्यवाद।